अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। तो आइए शुरू करते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग एंड डिटरमाइन देयर हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि आगे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए होंगे, हमें उनकी हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है। हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फार्मूले की मदद से हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह की होती है। एक होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरी होती है sp1 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन हम मालूम करेंगे फार्मूले की मदद से। हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है Z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। और यहाँ पर फार्मूले में सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। हमें नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम्स को ऐड करवाना है और फिर Z की वैल्यू मालूम करनी है। अगर Z की वैल्यू 4 आती है इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर Z की वैल्यू 3 आ जाती है तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर Z की वैल्यू 2 आ जाती है इसका मतलब sp1 हाइब्रिडाइजेशन है। आइए अब हम देखते हैं किस तरीके से हम Z की वैल्यू निकालेंगे मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स की और हाइब्रिडाइजेशन मालूम करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 CH4। सबसे पहले हम CH4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये CH4 का स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किया है। CH4 के अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन की क्वांटिटी कम है हाइड्रोजन के मुकाबले में, लिहाजा इसलिए मैंने कार्बन को सेंटर में रखा है। उसके बाद कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कनेक्ट हैं, लिहाजा मैंने एक डिस्टेंस के ऊपर हाइड्रोजन को रखा और सबसे पहले मैंने बनाया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन का 4 हाइड्रोजन के साथ। कार्बन क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन के लास्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं और चारों का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। इसी तरह कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कार्बन ने जब 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये तो हो गया स्ट्रक्चर कि मैंने CH4 का स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे ड्रॉ किया है। अब हम फार्मूले की मदद से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं CH4 की। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है Z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ही हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 4 हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम यानी कार्बन के ऊपर। लिहाजा हमें CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद पता चला कि CH4 के अंदर नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड यानी नंबर ऑफ़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 4 हैं और कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पर। लिहाजा अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। Z इज़ इक्वल टू 4 + 0। 4 आपका यहाँ पर है नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड और 0 आपका बता रहा है नो लोन पेयर। तो 4 + 0 Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर Z की वैल्यू हमारे पास आए 4 तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। नंबर 2, अब हम निकालेंगे CCl4 की हाइब्रिडाइजेशन। CCl4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम CCl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। CCl4 के अंदर कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है क्लोरीन के मुकाबले में, लिहाजा मैंने कार्बन को सेंटर में रख दिया और उसके चार तरफ एक डिस्टेंस के ऊपर मैंने क्लोरीन को रखा। और कार्बन और क्लोरीन के दरमियान सबसे पहले मैंने बना दिया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। 4 क्लोरीन है, इसका मतलब 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। कार्बन जैसा कि हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लिहाजा कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 लोन पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं,
3 लोन पेयर हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 4 क्लोरीन है, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से CCl4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आइए अब हम CCl4 की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं। जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे Z नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम स्ट्रक्चर में देखें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास 4 हैं और यहाँ पर फिर से कार्बन मौजूद है, तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है और कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है। लिहाजा Z की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 + 0 यानी Z 4। और मैंने आपको बताया था कि अगर Z की वैल्यू 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है sp3। नंबर 3 CF4। अब हम निकालेंगे CF4 की हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले हम CF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। CF4 के अंदर कार्बन हमारा सेंटर एटम है और फ्लोरीन हमारा कॉर्नर एटम है। लिहाजा हम कार्बन को सेंटर में बनाएंगे और उसके चार तरफ फ्लोरीन को लगा देंगे एक डिस्टेंस के ऊपर, और फिर हम कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं फ्लोरीन के पास। तो वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन के एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और CF4 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम निकालते हैं CF4 की हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे Z नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CF4 के अंदर 4 हैं और कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास। इसका मतलब Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 + 0 Z 4। यहाँ पर फिर से Z की वैल्यू 4 आ रही है और मैंने आपको बताया था कि अगर Z की वैल्यू 4 आए तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 4 SiF4। अब हम निकालेंगे SiF4 की हाइब्रिडाइजेशन। SiF4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे SiF4 का। SiF4 के अंदर Si सिलिकॉन क्योंकि कम क्वांटिटी में है इसलिए ये यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो सिलिकॉन को हमने सेंटर में रखा और उसके चार तरफ एज अ कॉर्नर एटम हमने फ्लोरीन को रखा, और फिर सिलिकॉन और फ्लोरीन के दरमियान सबसे पहले हमने बना दिया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिहाजा 4 फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे 4 सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो फाइनली हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा SiF4 का। और आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है और फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। और गाइस, जब नॉर्मल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो कॉर्नर एटम्स के लोन पेयर हम ड्रॉ नहीं करते। अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कॉर्नर एटम्स के लोन पेयर को ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन अगर हम कॉर्नर एटम्स के लोन पेयर को काउंट करें किसी भी एक फ्लोरीन के तो ऑक्टेट कंप्लीट है फ्लोरीन का। अब हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड SiF4 के अंदर 4 हैं यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास 4 हैं, और सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि सिलिकॉन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कोई लोन पेयर नहीं आएगा सेंट्रल एटम यानी सिलिकॉन पर। लिहाजा अब हम वैल्यू निकालते हैं Z 4 + 0। फिर से हमारे पास Z की वैल्यू आ गई 4, और मैंने आपको बताया था कि अगर Z की वैल्यू 4 आए तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 5 SiCl4। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे SiCl4 की। यहाँ पर सिलिकॉन हमारा सेंट्रल एटम है क्लोरीन के मुकाबले में, क्योंकि क्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा है सिलिकॉन की कम है। क्लोरीन हमारा कॉर्नर एटम है, सिलिकॉन हमारा सेंट्रल एटम है। लिहाजा हम सिलिकॉन को सेंटर में रखेंगे और उसके चार तरफ क्लोरीन को एक डिस्टेंस पर रखेंगे और सिलिकॉन और क्लोरीन के दरमियान 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा। लिहाजा चारों क्लोरीन का एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन और क्लोरीन के दरमियान 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन और क्लोरीन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है।
अब हम निकालेंगे SiCl4 की हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास 4 हैं और सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लिहाजा हमारे पास Z की वैल्यू हो जाएगी 4+0, यानी Z की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। और मैंने आपको बताया था कि अगर Z की वैल्यू 4 आए तो इसका मतलब हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। नंबर 6 SiH4। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे SiH4 की। इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हम SiH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। SiH4 के अंदर सिलिकॉन हमारा सेंट्रल एटम है, लिहाजा हम इसको सेंटर में रखेंगे और चार तरफ हाइड्रोजन को लगा देंगे एज अ कॉर्नर एटम एक डिस्टेंस पर, और सिलिकॉन और हाइड्रोजन के दरमियान 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं हाइड्रोजन के पास। तो 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से SiH4 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है और चारों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब हम निकालते हैं SiH4 की हाइब्रिडाइजेशन। SiH4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास इस स्ट्रक्चर में 4 हैं और सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लिहाजा Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4+0, यानी Z की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और Z की वैल्यू 4 आए तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। नंबर 7 SnCl4। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे SnCl4 की। इसकी हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे SnCl4 का। Sn और Cl के अंदर Sn सेंट्रल एटम है, लिहाजा हम इसको सेंटर में बनाएंगे और इसके चार तरफ क्लोरीन को बनाएंगे और Sn और क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसा कि क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और Sn के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा क्लोरीन के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाएंगे Sn के साथ। जैसा कि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है और Sn का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लिहाजा ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम SnCl4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे Z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स SnCl4 के अंदर 4 हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4+0, यानी Z इज़ इक्वल टू 4। और अगर Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 8। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे CHCl3 की। CHCl3 का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। CHCl3 के अंदर कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है। कार्बन के 3 तरफ हम क्लोरीन को बनाएंगे एक डिस्टेंस के ऊपर और एक तरफ हाइड्रोजन को बनाएंगे। इस तरह कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सबसे पहले कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब कार्बन ने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए सिंगल कोवेलेंट और एक हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है और क्लोरीन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो यूज़ करता है बॉन्ड को बनाने के लिए, लिहाजा यहाँ पर 3 क्लोरीन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, लिहाजा क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। आइए अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं CHCl3 की। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर हम देखें स्ट्रक्चर के अंदर 4 हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर कुछ भी नहीं है सेंट्रल एटम यानी कार्बन के पास, तो Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4+0, यानी Z इज़ इक्वल टू 4। और अगर Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 9 CBr4। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे CBr4 की। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए CBr4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कार्बन हमारा यहाँ पर सेंट्रल एटम है CBr4 के अंदर और Br हमारा कॉर्नर एटम से। C को हम सेंटर में बनाएंगे और इसके चार तरफ एक डिस्टेंस के ऊपर Br को बना के कार्बन और Br के दरमियान हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लिहाजा यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है Br के साथ। Br के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है Br के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे CBr4 की। इस स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 हैं, लोन पेयर C का कोई भी नहीं है, लिहाजा Z की वैल्यू फिर से आ जाएगी 4+0, यानी Z इज़ इक्वल टू 4। और अगर Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 10 CH3Cl। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले CH3Cl का। CH3Cl की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है CH3Cl के अंदर, लिहाजा कार्बन को हम सेंटर में बनाएंगे
और तीन तरफ हाइड्रोजन को बनाएंगे और एक तरफ क्लोरीन को बनाएंगे। और कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान सबसे पहले हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जब हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, जैसा कि आपको पता होगा कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लिहाजा यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ऑलरेडी बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, इसका मतलब क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब हम Z की वैल्यू निकालेंगे। Z की वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर हम स्ट्रक्चर में काउंट करें तो 4 हैं। लोन पेयर कार्बन के पास कुछ भी नहीं है, लिहाजा Z की वैल्यू आ जाएगी 4 + 0 यानी Z = 4। और Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 11 NH3। NH3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिहाजा नाइट्रोजन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। लिहाजा अगर हम नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो तकरीबन 8 है, लिहाजा नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट है, यानी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करें। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर NH3 में 3 है और अगर हम लोन पेयर को काउंट करें सेंट्रल एटम के तो 1 है। इसका मतलब अब Z की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1। 3 + 1 यानी Z बराबर हो जाएगा 4 के और अगर Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 12 H2O। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे H2O की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। H2O के अंदर ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन हमारा यूज़ होगा एज अ कॉर्नर एटम। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिहाजा ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास। अब अगर हम यहाँ पर ऑक्टेट देखें, ऑक्सीजन का ऑलरेडी कंप्लीट है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम H2O के अंदर काउंट करें स्ट्रक्चर से तो 2 हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर हम ऑक्सीजन यानी सेंट्रल एटम के काउंट करें तो 2 हैं। लिहाजा अब हमारे पास Z की वैल्यू आएगी 2 + 2 4 और अगर Z की वैल्यू 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 13 H2S। H2S की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम H2S का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। H2S के अंदर सल्फ़र हमारा सेंट्रल एटम है। सल्फ़र के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ और 2 लोन पेयर हैं सल्फ़र के पास। सल्फ़र का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अगर H2S के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो H2S के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं सल्फ़र के पास जो कि सेंट्रल एटम है। लिहाजा Z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 + 2 यानी Z = 4 और Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 14 PCl3। PCl3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम PCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। PCl3 के अंदर फास्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है, लिहाजा हम इसको सेंटर में बनाएंगे और 3 तरफ क्लोरीन को बनाएंगे एक डिस्टेंस के ऊपर और फिर 3 हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे फास्फोरस और क्लोरीन के दरमियान। फास्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। लिहाजा यहाँ पर फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं 3 क्लोरीन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे PCl3 की। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अगर हम PCl3 के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो 3 है और लोन पेयर सेंट्रल एटम यानी फास्फोरस के पास 1 है। लिहाजा Z की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 यानी Z = 4 और अगर Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 15 PH3। PH3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम PH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। PH3 के अंदर P हमारा सेंट्रल एटम है, H हमारा कॉर्नर एटम है। P को हम सेंटर में रखेंगे और 3 तरफ H को रख के P और H के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। फास्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हमारे पास PH3 के अंदर 3 हाइड्रोजन हैं, लिहाजा फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ और एक लोन पेयर है फास्फोरस के पास। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे PH3 की। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करें PH3 में तो 3 है और एक लोन पेयर है फास्फोरस के पास, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 यानी Z की वैल्यू हो गई 4 और Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 16 सल्फेटाइन।
SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे SO4 2 माइनस का। सल्फ़र ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉन्ड बना सकता है, लिहाजा यहाँ पर सल्फ़र 6 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, जिसमें से 2 डबल बॉन्ड हैं और 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं। सल्फ़र के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा यहाँ पर सल्फ़र 6 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट वाला रूल ब्रेक हो सकता है, हमने लुईस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। इसलिए यहाँ पर सल्फ़र के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा हैं और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब हम SO4 2 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। SO4 2 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 4 हैं और लोन पेयर सल्फ़र के पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, लिहाजा Z की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 + 0 यानी Z इज़ इक्वल टू 4। और अगर Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। गाइस यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स 4 इस तरह से हैं कि मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब होता है नंबर ऑफ़ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर 2 आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले सबसे पहले हम बनाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड को भी एज अ काउंट करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लिहाजा अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करें तो वो 4 होंगे, इसलिए नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स टोटल 4 हैं। नंबर 17 हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोनियम आयन के अंदर ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है, लिहाजा ऑक्सीजन को हम सेंटर में बनाएंगे। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस तरह हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और एक लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद अब हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 3 है और एक लोन पेयर है, इसका मतलब Z की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 यानी Z इज़ इक्वल टू 4। और अगर Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 18 NH4+। अब हम अमोनियम आयन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम अमोनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा था हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका मतलब स्ट्रक्चर एक्यूरेट है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 4 है और नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लिहाजा Z की वैल्यू हो जाएगी 4 + 0। Z की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। नंबर 19 BF4-। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे BF4- की। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। BF4- के अंदर बोरोन हमारा सेंट्रल एटम है, लिहाजा हम बोरोन को सेंटर में बनाएंगे। बोरोन के चार तरफ, क्योंकि यहाँ पर BF4 के अंदर 4 फ्लोरीन है, इसलिए हम बोरोन के चार तरफ फ्लोरीन को बनाएंगे। बोरोन और फ्लोरीन के दरमियान सबसे पहले हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पर बोरोन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका मतलब ये BF4- का एक्यूरेट स्ट्रक्चर है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, लोन पेयर कुछ भी नहीं है बोरोन के पास, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 4 + 0 यानी Z इज़ इक्वल टू 4। और अगर Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नंबर 20 MnO4-। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे MnO4- की। इससे पहले हम NO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। Mn ज़्यादा से ज़्यादा 7 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, लिहाजा मैक्सिमम कोवेलेंसी की वजह से Mn ने 7 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, जिसमें से 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। मैक्सिमम कोवेलेंसी की वजह से यहाँ पर मैग्नीज के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं MnO4 की। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 4 हैं और Mn के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लिहाजा Z की वैल्यू आ जाएगी 4 + 0 यानी Z इज़ इक्वल टू 4। और Z की वैल्यू 4 हो तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और यहाँ पर गाइस हमने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमने डबल कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट नहीं किया है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनने से पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लिहाजा यहाँ पर 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। नंबर 21 BF3। BF3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट मेथड की मदद से, और वो मेथड मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स। BF3 के अंदर नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स 3 हैं और लोन पेयर सेंट्रल एटम यानी बोरोन के पास कोई भी नहीं है, लिहाजा हम Z की वैल्यू मालूम करते हैं। Z की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो Z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी Z इज़ इक्वल टू 3 + 0 यानी Z इज़ इक्वल टू 3। और अगर Z की वैल्यू 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2।
नंबर 22 BCl3। BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम BCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें BCl3 के अंदर तो 3 है, लोन पेयर कोई भी नहीं है सेंट्रल एटम यानी बोरोन के पास, लिहाजा Z की वैल्यू हो जाएगी 3 + 0, Z इज इक्वल टू 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगी sp2। नंबर 23 CO3-2 यानी कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 है और सेंट्रल एटम यानी कार्बन के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, लिहाजा Z की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 + 0 यानी Z इज इक्वल टू 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो जाएगी sp2। जैसा कि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड भी है, लेकिन अगर कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, लिहाजा हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड काउंट किया है। नंबर 24 नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम नाइट्रेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर 3 है और कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम यानी नाइट्रोजन के पास, लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो जाएगी Z इज इक्वल टू 3 + 0 यानी Z इज इक्वल टू 3, और Z की वैल्यू 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। नंबर 25 C2H4। C2H4 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम C2H4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी C2H4 को अगर आप कहीं से भी देखें, कार्बन के एक तरफ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हैं, कार्बन के दूसरी तरफ भी 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हैं। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर एक तरह का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लिहाजा इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम किसी भी एक कार्बन को कंसीडर करेंगे। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन को कंसीडर करूँ तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन के साथ 3 है और कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है यहाँ पर, लिहाजा हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी Z इज इक्वल टू 3 + 0 और Z की वैल्यू 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। नंबर 26 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स का अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, और लोन पेयर सेंट्रल एटम्स के पास एक है, लिहाजा हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 2 + 1 यानी Z इज इक्वल टू 3, और Z की वैल्यू अगर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। नंबर 27 SO3। SO3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम SO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हैं, 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 3 पाई बॉन्ड हैं, लिहाजा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो गए यहाँ पर हमारे पास 3 और कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी Z इज इक्वल टू 3 + 0, और अगर Z की वैल्यू 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। नंबर 28 C6H6। बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और ये एक तरह का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लिहाजा हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए किसी भी एक कार्बन को कंसीडर करते हैं। अगर हम एक कार्बन के लिहाज से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो एक कार्बन के पास 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं, लिहाजा हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 3 और कार्बन के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, लिहाजा Z की वैल्यू हो जाएगी 3 + 0 यानी Z इज इक्वल टू 3, और Z की वैल्यू अगर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। नंबर 29 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कार्बन ऑक्सीजन के साथ। 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कि एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास हो गए 2, और सेंट्रल एटम यानी कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी Z इज इक्वल टू 2 + 0, और Z की वैल्यू अगर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp1।
नंबर 30 CS2। CS2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम CS2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। अब हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे। CS2 के अंदर 2 डबल बॉन्ड मौजूद है, इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास हो गए 2। और कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है CS2 के अंदर, यहाँ पर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है कार्बन के पास, लिहाजा Z की वैल्यू हो जाएगी 2+0। Z की वैल्यू अगर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp1। नंबर 31 बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम BCl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर यहाँ पर देखें तो 2 हैं और कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है सेंट्रल एटम बेरिलियम के पास, लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी Z इज इक्वल टू 2+0 और Z की वैल्यू अगर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp1। नंबर 32 C2H2। C2H2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम C2H2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है। अब हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे। लेकिन गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो लिहाजा हम किसी भी एक कार्बन से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो अगर हम राइट हैंड साइड वाला अगर मैं कार्बन कंसिडर करूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और कार्बन के यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, लिहाजा यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 2। और नंबर ऑफ लोन पेयर कार्बन के पास कुछ भी नहीं है, लिहाजा Z की वैल्यू जाएगी 2+0 और Z की वैल्यू अगर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp1। नंबर 33 HCN। अब हम निकालेंगे HCN की हाइब्रिडाइजेशन। HCN की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से HCN का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। अब हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे। यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 हैं और तो लिहाजा Z की वैल्यू हो जाएगी 2+0, Z की वैल्यू 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp1। नंबर 34 फॉस्फेटाइन। फॉस्फेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉस्फेटाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है। अब हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 हैं, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो लिहाजा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर 4 हैं और फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, लिहाजा Z की वैल्यू हो जाएगी 4+0 और Z की वैल्यू अगर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। गाइस प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको सारी हाइब्रिडाइजेशन आपको समझाई sp1 sp2 sp3 एग्जाम्पल्स के साथ। टोटल मैंने आपको 34 एग्जाम्पल्स बताई हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। और जो भी मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आसान तरीका यही है कि सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फिर Z की वैल्यू निकालें फार्मूले की मदद से, जो कि है Z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।